हेलो मेरे दोस्तों, 21 जनवरी 2021 को सेंसेक्स ने एक नया रिकॉर्ड क्रिएट किया और अभी कुछ दिनों पहले जब मैं हमारे देश की एक बड़ी बैंक का ब्रोकर रिपोर्ट रीड कर रहा था तो उसमें लिखा था कि सेंसेक्स जल्द ही 54,000 पॉइंट्स टच कर सकता है और हर बार की तरह हर इंसान यही कह रहा है कि दिस टाइम इट्स डिफरेंट। तो अब आपकी जानकारी के लिए आपको ये बता दूं कि हर बार जब मार्केट्स एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं तब कई सारे एनालिस्ट यही कहते हैं कि दिस टाइम इट्स डिफरेंट। वेल, अब सही में इस बार कुछ नया हो रहा है जो पहले नहीं हुआ, या इस बार भी मार्केट जब क्रैश होगा तब इमैच्योर और नए इन्वेस्टर्स मार्केट छोड़कर हमेशा के लिए भाग जाएंगे और फिर जिंदगी भर दूसरों से कहेंगे कि स्टॉक मार्केट तो गैम्बलिंग है और मार्केट से दूर ही रहना चाहिए। अब ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसा समझाने जा रहा हूं जो रीजन बन सकता है मार्केट के जल्द ही क्रैश होने का। वेल, अब ये एक रीजन तो है ही, लेकिन ये आप लोगों के लिए एक नया कॉन्सेप्ट भी है जो आज आपको इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद समझ आ ही जाएगा। अब दोस्तों, अगर आपको कुछ नया सीखने मिले इस वीडियो से तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट जरूर कीजिएगा और भी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए, और इस वीडियो को लोगों के बीच शेयर करके फाइनेंशियल लिटरेसी को फैलाने में मेरी हेल्प जरूर कीजिएगा। तो आगे इस कॉन्सेप्ट को समझे उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे। अब हाल ही में एक इंटरव्यू के वक्त जब हमारे फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन जी से उनकी राय पूछी गई ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में और इमर्जिंग मार्केट्स जैसे इंडिया पर पैंडेमिक के इफेक्ट्स के बारे में, तब उन्होंने कहा कि अनदर टैपर टेंट्रम एपिसोड माइट बी ऑन इट्स वे। यानी इमर्जिंग मार्केट्स में टैपर टेंट्रम के कारण शायद करेक्शन आ सकता है। अब टैपर टेंट्रम है क्या और इसका क्या मतलब है, ये नॉर्मली एक रिटेल इन्वेस्टर जैसे मैं और आप हमको पता नहीं होता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे आसान बनाकर आपको समझा दूं और आपके नॉलेज को थोड़ा और बढ़ा दूं। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके क्या विचार है टैपर टेंट्रम के बारे में, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर। अब सबसे पहले तो समझते हैं टैपर टेंट्रम का डेफिनेशन इन्वेस्टोपीडिया के हिसाब से। जरा कोशिश कीजिए इसे पढ़ने की, आपको लगेगा आप रॉकेट उड़ा रहे हैं। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन अ वेरी सिंपल वे। तो हमें शुरुआत करनी होगी साल 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से। उस समय यूएस फेडरल बैंक, जिसे आप यूएस सेंट्रल बैंक भी कह सकते हैं, उन पर यूएसए को इस क्राइसिस से निकालने की और डोमेस्टिक रिकवरी को सपोर्ट करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और ऐसे में जितने ऑप्शंस उनके पास थे वो सारे ऑप्शंस यूज करने के लिए तैयार थे। अब सबसे पहले तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को घटाकर शॉर्ट टर्म लोन बोरोविंग को बिल्कुल आसान और सस्ता कर दिया, इसी उम्मीद में कि अगर लोन्स सस्ते होंगे तो बिजनेसेस और बैंक्स लोन बोरो करके अपने बिजनेस को दोबारा से शुरू कर पाएंगे। लेकिन इंटरेस्ट रेट्स कम होते होते एक समय ऐसा आया कि इंटरेस्ट रेट्स ऑलमोस्ट जीरो हो गए और सेंट्रल बैंक बाकी सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बिना कोई इंटरेस्ट चार्ज किए पैसे देने लगी थी। लेकिन इतना करने के बावजूद भी 2008 में इकोनॉमी की कंडीशन इतनी प्रॉब्लमेटिक थी कि ये नुस्खा ज्यादा काम नहीं कर रहा था और तब यूएस सेंट्रल बैंक को कुछ नया प्लान ट्राई करना पड़ा था इकोनॉमी को रिवाइव करने का। अब क्या था ये प्लान, उसे समझे उससे पहले तो समझते हैं कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस होने का रीजन क्या था। 2008 के दौरान यूएस की कई सारी बैंक्स बिना सही फाइनेंशियल बैकग्राउंड चेक किए ही कई सारे लोगों को इजीली होम लोन दे रही थी, इसी उम्मीद में कि अपने
अपने होम लोन की ईएमआई पर कोई डिफॉल्ट नहीं करता और हर इंसान को डर होता है बेघर होने का। लेकिन बैंक्स का ऐसा सोचना गलत था और धीरे धीरे लोगों ने अपने होम लोन की ईएमआईज पर डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया और कुछ समय बाद ये डिफॉल्ट्स हद से ज्यादा ही बढ़ने लगे और बैंक्स का बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पैसा अटक गया। जिन प्रॉपर्टीज को खरीदने के लिए बैंक्स ने लोन्स इशू किए थे उन प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी तेजी से गिरने लगी और बैंक्स को इतना ज्यादा लॉस होने लगा कि कुछ बैंक्स जिन्हें टू बिग टू फेल कहा जाता था वो बैंकरप्ट होने लगी। और अब जिस नए प्लान की मैं बात कर रहा था यूएस सेंट्रल बैंक ने उसे अपनाया जिसे QE यानी क्वांटिटेटिव ईजिंग कहा जाता है। सरल भाषा में समझाऊं तो सेंट्रल बैंक ने बाकी सारे बैंक्स के पास से वो कम दाम वाले एसेट्स खरीदे और उन्हें उन एसेट्स के अगेंस्ट पैसे देना शुरू कर दिया। अब ऐसा करने से इकोनॉमी को दो फायदे हुए। पहला ये कि लोगों में वापस ट्रस्ट होने लगा और दूसरा इकोनॉमी में बहुत ज्यादा पैसा फ्लो होने लगा। एक तो पहले से शॉर्ट टर्म बोरोविंग पर इंटरेस्ट रेट 0 था और प्लस अब ये पैसा जो क्वांटिटेटिव ईजिंग की वजह से मार्केट में आने लगा था। अब बैंक्स के पास इतना ज्यादा पैसा होने लगा था कि उन्होंने दोबारा से बिजनेस को और इन्वेस्टर्स को कम से कम इंटरेस्ट रेट पर लोन देना शुरू कर दिया था और बस यूएस सेंट्रल बैंक का इकोनॉमी को रिवाइव करने का ये प्लान काम करने लगा था। और जब ये प्लान काम करने लगा तो सेंट्रल बैंक ने और भी लिक्विडिटी इन्फ्यूज करना शुरू कर दिया QE के जरिए और धीरे धीरे 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से इकोनॉमी निकलकर दोबारा हेल्दी इकोनॉमी बनने लगी। लेकिन 2013 के साल में एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो कई सारे इन्वेस्टर्स ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। यूएस सेंट्रल बैंक को लगने लगा कि इकोनॉमी अब रिवाइव हो चुकी है और उन्हें अब QE के जरिए बैंक्स को पैसा देना स्टॉप करना चाहिए। लेकिन इस अनाउंसमेंट के कारण सिर्फ यूएस ही नहीं काफी सारे कंट्रीज की स्टॉक मार्केट्स इंक्लूडिंग इंडिया की स्टॉक मार्केट भी क्रैश होने लगी। अब आप सोचोगे कि यूएसए में इस अनाउंसमेंट के कारण इंडिया की स्टॉक मार्केट क्यों क्रैश हो गई भाई? सो लेट्स अंडरस्टैंड। जब यूएसए में इन्वेस्टर्स को 0 इंटरेस्ट रेट पर पैसा मिल रहा था तब ऑब्वियसली उन्हें उन पैसों को यूएसए में ही इन्वेस्ट करके तो कोई रिटर्न्स नहीं मिलने वाला था, राइट? तो इन इन्वेस्टर्स ने ये एक्स्ट्रा पैसा जो उन्हें 0 इंटरेस्ट रेट पर मिल रहा था थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेकर इमर्जिंग मार्केट्स जैसे इंडिया में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। एज इंडिया में उन्हें यूएसए के कंपैरिजन में ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा था उस समय पर। लेकिन जब यूएसए की सेंट्रल बैंक ने ये अनाउंस किया कि वो अब QE यानी क्वांटिटेटिव ईजिंग स्टॉप करने वाले हैं तब इन इन्वेस्टर्स को अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ी। एज यूएसए में अब डिपॉजिट्स और बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने वाले थे तो अब जब इन्वेस्टर्स को अपने ही कंट्री में ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा हो तो वो अपना पैसा ज्यादा रिस्क लेकर इंडिया में क्यों इन्वेस्ट करना चाहेंगे, राइट? और इसीलिए फॉरेन इन्वेस्टर्स ने ओवरनाइट अपने रुपी डोमिनेटेड इन्वेस्टमेंट्स को बेचकर डॉलर डोमिनेटेड इन्वेस्टमेंट्स खरीदना शुरू कर दिया जिसके कारण डॉलर की डिमांड बढ़ने लगी और रुपी की डिमांड कम हो गई और सडनली रुपी डेप्रिशिएट होने लगा। और यही नहीं, स्टॉक मार्केट में से फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा विड्रॉ होने के कारण इंडियन स्टॉक मार्केट में भी काफी बड़ा करेक्शन हुआ था उस समय और इस इंसिडेंट को टैपर टैंट्रम का नाम दिया गया था। अब आप सोचोगे कि टैपर टैंट्रम ही क्यों? टैपर इसीलिए कि यूएसए की सेंट्रल बैंक ने QE के प्लान को टैपर यानी स्टॉप करने का फैसला लिया और ये फैसला लेते ही इन्वेस्टर्स के नखरे यानी टैंट्रम शुरू हो गए और उन्होंने इमर्जिंग मार्केट्स जैसे इंडिया से अपना पैसा विड्रॉ करना शुरू कर दिया। तो अब आप सोचोगे कि टैपर टैंट्रम का आज के सिचुएशन से क्या लेना देना है? अब पैंडेमिक के चलते दोबारा सिर्फ यूएसए ही नहीं वर्ल्ड की सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया ने भी इंटरेस्ट रेट्स को कम कर दिया है और QE के जरिए इकोनॉमी को रिवाइव किया जा रहा है, राइट? और ऐसे में आज भी इंडिया जो कि एक इमर्जिंग मार्केट है, फॉरेन इन्वेस्टर्स को लगता है कि वो अपने कंट्री के कंपैरिजन में इंडिया में पैसे इन्वेस्ट करके ज्यादा रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं और शायद यही एक रीजन है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर
इन्वेस्टर्स और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स पिछले कुछ महीनों में इंडियन स्टॉक मार्केट में इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कि सेंसेक्स 50,000 क्रॉस कर गया। लेकिन अब अगर आप टैपर टेंट्रम को समझ चुके हैं तो शायद जब यूएसए और बाकी दुनिया की सेंट्रल बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना शुरू करेगी तब दोबारा से ये इन्वेस्टर्स अपने पैसे इंडियन मार्केट से विड्रॉ करना शुरू कर देंगे और मार्केट में काफी बड़ा करेक्शन आने के चांसेस होंगे। तो अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि जब रघुराम राजन जी ने ये कहा कि अनदर टैपर टेंट्रम इंसिडेंट इज ऑन इट्स वे, तो वो क्या कहना चाह रहे थे। सो फ्रेंड्स, अब अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स जैसे रिटायरमेंट, वेकेशन, घर खरीदना, कार खरीदना, इन्हें अचीव कर सकते हैं और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। और ऐसे ही अपना फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, तो आपको हमारे हर संडे और वेडनेसडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पर। इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए और अब तक आपने हमारा YouTube चैनल मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया तो अभी ज्वाइन कीजिए, जहां हम शेयर करते हैं एक वेल रिसर्च स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। आप हमारा एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। एंड लास्टली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देकर इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।